2014 से 2026 सिर्फ 12 साल होता है। तो वो कौन से 35 साल की बात कर रही है, ये आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ी उलझन है। देखो ऐसा पकड़िए और उनको घसीट के उधर लेके जाइए, बोले यही तू सपना दिखाया था, क्या यही परिवर्तन हमको देगा तू? जो अप्पा आए हैं, सबको पता है कौन है अप्पा। माननीय लोक नेते श्री हितेंद्र जी ठाकुर, ये है हमारे अप्पा। नमस्कार हेमंत जी। जय श्री राम जी, बोलिए भाई। वसई विरार में जो परिवर्तन हुआ उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखो, परिवर्तन जनता के लिए एक आईने से ज्यादा कुछ नहीं है। जनता ने उसको आईने के तौर पे देखना चाहिए, क्या यही परिवर्तन मुझे चाहिए था? क्योंकि परिवर्तन होने के पहले बहुत सारी बातें कही गई थी, जो कितनी सच हुई कितनी झूठ है, वो आप खुद ही टाल मटोल करके जानकारी निकाल लीजिए। दूसरी बात, जो कोई भी सत्ता थी, उनको अगर सवाल जब किया जाता है, सवाल के कटघरे में जब भी उनको खड़ा किया जाए, तो वो एक ही बात बोलते हैं, 35 साल का राज था, 35 साल की गंदगी है, 35 साल की बीमारी है, और बहुत कुछ 35 साल बोलते रहते हैं। मगर उनके ही भाषण में उनका कहना है कि 2014 से लेकर 2026 तक, अभी 26 साल हो गया, 2026 तक कोई भी नया रास्ता बना नहीं है। इसका मतलब 2014 से 2026 सिर्फ 12 साल होता है। तो वो कौन से 35 साल की बात कर रही है, ये आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ी उलझन है। ठीक है। दूसरी बात, हमारे जो भी शासक प्रशासक इसके पहले रह चुके हैं, बारिश खत्म होने के बाद तुरंत, भले ही थूक पट्टी क्यों ना हो, काम चलाओ क्यों ना हो, पत्थर कीगिट कुछ भी डाल के वो रास्ता बंद कर देते थे, ताकि हमारे गणेश भगवान, ताकि हमारी दुर्गा माता सुख सुविधा से आराम से एक पीस वन पीस में आ सके। मगर ये डायनासोर की खाल के बने हुए लोग हैं, जिसके लिए जिस 35 साल को दोष देते हैं, वो 35 साल के सत्ताधारी संडे को आंदोलन करते हैं, अधिकारियों को बुला के उधर आंदोलन करते हैं, जिसका समर्थन मैंने मेरी उस पिछली पार्टी की ओर से भी किया था। फिर भी आज भी सब रस्तों का हाल खराब है। तो आप सभी माई जनता से, माई बाप जनता से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, अभी जो आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, उनके गले में जो फीता रहेगा उसको ऐसा पकड़िए और उनको घसीट के उधर लेके जाइए, बोले यही तू सपना दिखाया था, क्या यही परिवर्तन हमको देगा तू? चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, उसका ऐसा पकड़िए, मैं बोलता हूं आपको, ऐसा पकड़ के उसी गड्ढे के पास लेके जाइए और वीडियो प्रसारित कीजिए। हाँ भाई बोलिए। तो जैसे कि देखा गया है कि नालासोपारा वसई विरार में 2 अप्पा हैं। दो अप्पा में आप किस अप्पा को वोट देना चाहते हो? देखो, ये 2 अप्पा अभी पैदा हुए हैं, दोनों भी अप्पा अभी पैदा हुए हैं, पर सबसे पुराने जो अपने दिल के करीब है, जिससे वसई विरार का इतिहास है, वो है नरवीर चिमाजी अप्पा, जिन्होंने पोर्चुगीज से लड़कर हमारे वसई को आजाद कराया। तो उसके बाद जो अप्पा आए हैं, सबको पता है कौन है अप्पा। माननीय लोक नेते श्री हितेंद्र जी ठाकुर, ये है हमारे अप्पा। और अभी अप्पा को देख के मेरा बड़ा बेटा अपने छोटे बेटे के थ्रू बुलवाता है अप्पा, तो वो भी अप्पा है मेरा बेटा का। तो ऐसे अप्पा गप्पा बहुत सारे होलसेल में पैदा होंगे आने वाले दिनों में भी। एक ही अप्पा मैं बोलूंगा वसई विरार में है, जो है माननीय लोक नेते हितेंद्र विष्णु ठाकुर। ठीक है, मैं आपके ऊपर बात करता हूँ। आपने कुछ घोषणा पत्र जारी किया है जी। उस घोषणा पत्र में आप क्या क्या करने वाले हो? जी, घोषणा पत्र में मेरे 24 मुद्दे हैं। अभी 24 मुद्दे अगर बोलूंगा तो आप सब परेशान हो जाओगे, मगर मेरे घोषणा पत्र का हाईलाइट मैं बताता हूँ। जैसे मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ सॉरी। तो यहाँ पे देखो महाराणा प्रताप जी है, यहाँ पे भारत माता है जिसके हाथ में भगवा ध्वज है। ठीक है, यहाँ पे मैं खुद खड़ा हूँ। यहाँ पे मैंने जो किए हुए कार्य है, कचरे डब्बे से हमने निशानी हटाई, मैं अकेला आंदोलन के लिए बैठा था, आज वो निशानी कचरे डब्बे पे नहीं आ रही है। नए कचरे डब्बों की बात कर रहा हूँ, पुरानों की नहीं। उसके बाद हमने तुंगारेश्वर कर मुक्त करने के लिए एक दिवसीय मेरे जन्मदिन के दिन आंदोलन किया था, लोगों का सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, उसका ये वीडियो, इसका ये फोटो है। उसके बाद मैं योग शिक्षक हूँ, तो मेरे इलाके में मैं सबको निःशुल्क योग प्रशिक्षण दूंगा। इसका मैंने मेरे
वो घोषणा पत्र में बोला हुआ है। आई लव महादेव का रैली निकालने वाला था, मगर हमारे मानिकपुर पुलिस स्टेशन के जो पीआई है, उन्होंने मुझसे गुजारिश की प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि आप आई लव महादेव बोलोगे तो फिर दूसरे भी मांगेंगे, तो आपको मैं इजाजत नहीं दे सकता। उनके शब्दों को मान देते हुए मैंने ये रैली कैंसिल की। और ये और एक है तुंगारेश्वर कर मुक्त करवा दिया है। इसके लिए माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर वन खाद्य मंत्री गणेश नाइक का फॉलोअप लिया है। गणेश नाइक जी विरार में है तो तभी फॉलोअप लिया, मंत्रालय तक जाके फॉलोअप लिया। कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा क्रेडिट लेता है उसको मैं भाव नहीं देता, मैं उसको पूछना नहीं चाहता। उसके बाद हमारे रैलीज हुए थे अलग अलग जगह पे। तो इसमें कुल मिला के धर्म सनातन के लिए ही कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। धर्म बचेगा तो मैं बचूंगा, धर्म बचेगा तो देश बचेगा। आपने स्कूल, मंदिर, धर्मशालाएं कुछ 100 मीटर का कुछ जिक्र किया है, उसका क्या उद्देश्य है? देखो, नगर पालिका का ये नियम है कि सिगरेट बीड़ी के दुकान और चिकन मटन के दुकान स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और अपना ये क्या बोलते हैं उसको मंदिर, इसके 100 मीटर के घेरे में नहीं होना चाहिए। पर जो जिहादी लोग है ना, इन जिहादी लोगों के मंदिर के बाजू में ही चिकन मटन के दुकान है, और हमारे नपुंसक जो ये क्या बोलते हैं उसको सेक्युलर लोग, वो वहां पे जाके बिंदास खरीदते हैं, जो बहुत गलत है। अपने अंदर का हिंदू जागृत कीजिए। जैसा कि आपने एक और जिक्र किया है कि महाराष्ट्र में मौलाना को प्रतिमा 18,000 या क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, उसका क्या है? देखो, बहुत सारी चीजें है ना, जनता यही चीज से जिक्र करती है। ये सुबह 4:30 की लोकल पकड़नी है, सुबह 7:30 की लोकल पकड़नी है, शाम को रिटर्न में 5:30 की लोकल पकड़नी है, और रात को टीवी देखने का, रील्स देखने का, सो जाने का है। आजू बाजू में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। हमारे शिंदे सरकार ने ये घोषणा की है और ये अमल में लाया है। जितने भी मदरसे हैं, सभी मदरसों को सालाना 10 लाख रुपया दिया जाता है, उसको सुधार करने के लिए, बनाने के लिए। दूसरी ओर देखो, ये मदरसा क्या होता है, जहां पे उनको उनके धर्म की शिक्षा दी जाती है, या फिर वो लोग बोलते कॉलेज है, स्कूल है बोलते वो लोग। तो अगर उनके स्कूल कॉलेज की हमारे सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार को इतनी पड़ी हुई है, तो इतने सारे म्युनिसिपैलिटी स्कूल की जर्जर हालत क्यों हो गई है? इतने सारे म्युनिसिपैलिटी स्कूल टूटने को क्यों आई है? वही म्युनिसिपैलिटी स्कूल का दर्जा इतना सुधार दीजिए ना, कि किसी को भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालने की इच्छा नहीं हो। उस पे काम करो, क्यों फालतू जगहों पे काम करते हो? सालाना 10 लाख उसको देते हो, अरे यार म्युनिसिपैलिटी स्कूल गिरने को आई है, उसको कोई देखने को नहीं जा रहा है। 10 लाख नहीं, 2 लाख भी देंगे तो भी मेंटेन रहेगी। तो वो 10 लाख मैं चाहता हूं कि हमारे सभी मंदिरों को, हमारे सभी गुरुद्वारों को, हमारे सारे जैन देरासर को, हमारे जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल है उनको भी दो, क्योंकि उनके पास से आपको टैक्स चाहिए, मगर वो टैक्स लेके आप दोगे मदरसों को, कहां तक सही है? इसके अलावा दूसरा मुद्दा, मदरसों में जो टीचर है, जो मौलाना है, जो मौलाना सिखाता है, उसको साल का नहीं महीने का 16,000 रुपया किया है। पहले ये वेतन 6,000 रुपया था मेरे भाई, वो बढ़ा के हमारे शिंदे सरकार ने, जानकारी निकाल दो आरटीआई डाल के, 16,000 रुपया किया है। तो 16,000 रुपया अगर मौलाना को तुम जिहादी बनाने के लिए दे सकते हो, तो एक देशभक्त बनाने के लिए हमारे हिंदू मंदिरों को क्यों नहीं दे सकते? हमारे हिंदू मंदिरों के पुजारियों को, जो हमारे गुरुद्वारा में ग्रंथी लोग, जो गुरु गोविंद ग्रंथ पढ़ते हैं, वो ग्रंथी, पंजाबी लोगों के पुजारी को ग्रंथी बोला जाता है, ग्रंथियों को, हमारे चर्चिस को भी दो ना, सबको दो। धर्म सबके लिए बराबर है। अल्पसंख्यक अगर वो है, अल्पसंख्यक क्रिश्चियन भी है। आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया रास्ते में, अपना हिंदूवादी संगठन से हिंदुओं की चर्चा करते 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 कहीं राजनीति में जाना जाना, कहीं आप योगी जी की राह पे तो नहीं चलने लगे? बस बस, बहुत सही बोले आप जी, मेरे आदर्श योगी जी है। इसीलिए एक बंदे ने जब योगी जी की शक्ल को बदसूरत करने की कोशिश की थी, उस समय उसको पकड़ के, मेरे पिछले पक्ष से उसको पकड़ के उसका मुंह काला करने की जुर्रत मैंने की थी। ये जुर्रत आज तक पूरे भारत में कोई नहीं कर पाया कि किसी जिहादी का मुंह काला करके दिखाए। मैंने किया था, हमारी टीम ने किया था, इसका मुझे गर्व है। जिस प्रकार से, रुको भाई सॉरी आपको टोक दिया, जिस प्रकार से कार सेवकों ने मिलके बाबरी का ढांचा गिराया था, कोई आगे नहीं आ रहा था। हमारे पूजनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे सामने बोले, मेरे शिव सैनिकों ने तोड़ा, करो मुझ पे कार्रवाई। उसी प्रकार से मेरी शान है कि हिंदू होते हुए मैंने अपने धर्म रक्षा के लिए एक जिहादी का मुंह काला किया। इतना कट्टरता आपके पास कैसे आ गया? किसकी बस बस विचारधारा आप पकड़ के चल रहे हैं? देखो, कहीं तो है मेरे अंदर एक ईश्वरी अंश
ये मैं मानता हूँ। मेरे साथ प्रभु श्री राम, मेरे साथ खुद माता जगदम्बा हमेशा रहती है, माँ सरस्वती ज़बान पे रहती है, इसीलिए मैं अपशब्दों से बचता हूँ। और जो मैं बोलता हूँ वो सामने वाली जनता को जमता है, जनता एनालिसिस करती है और बोलती है हाँ ये बंदा सही बोलता है, इसीलिए ये अंदर में है। शायद गए जन्म में मैं कोई तो क्या बोलते कट्टर सनातनी हिंदू रहा रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसे कि आपका वार्ड आता है, वार्ड क्रमांक कितना है? 23। चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ और चुनाव चिन्ह के साथ आप अपने वोटर को कैसे लुभा रहे हैं? जी जी। और क्या कह के बोल रहे हैं? भाइयों और बहनों, लुभावने पे मत मोदी आना। मोदी जी की भाषा है। हाँ, अरे क्यों भाई बहनों बोलना, इसमें क्या मोदी जी आ गया? विपक्ष में लड़ रहे हो और बोल रहे हो कि भाजपा देखो, के विरुद्ध में इसके ऊपर मैं और एक शब्द आपको ऐड करना चाहता हूँ। केंद्र में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र, वसई विरार में केवल और केवल हितेंद्र। ये मेरा घोष वाक्य था, ये मेरा घोष वाक्य है और ये मेरा घोष वाक्य रहेगा, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी ये इधर की भूमि पार्टी है। जैसा वो सुनील शुक्ला बोलता है कि मैं इधर का भूमि पुत्र हूं, वैसे ये भूमि पार्टी है। इधर क्या है, किधर है, कैसे सुधारा जा सकता है, ये सब चीज बहुजन विकास आघाड़ी को पता है। इसके लिए बहुजन विकास आघाड़ी इधर का विकास करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मगर यस, अगर मगर सब है, क्योंकि मोदी अच्छे हैं इसका मतलब उनके साथ काम करने वाले सभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। मोदी 18 घंटा काम करते हैं, तो वसई एक भी विरार में दिन आपका छुट्टी इशारा नहीं किस लेते, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते, इसका मतलब सभी कार्यकर्ता मोदी नहीं है। उसी प्रकार से अप्पा जो है ना, अपने माननीय लोक नेते हितेंद्र विष्णु ठाकुर, वो सिंगल पीस है, एकमात्र। तो जो जितना क्या बोलते हैं डेडिकेशन, कमिटमेंट, हमारे कार्यकर्ता के प्रति प्रेम जितना अप्पा का है ना, उतना आप सभी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा मत कीजिए। उन्हीं के वजह से आज पार्टी का ये दुरअवस्था हुआ है। इसके लिए मैं अपक्ष खड़ा हूं। मेरा वार्ड क्रमांक है 23 और मेरा और मेरे धर्मपत्नी हम दोनों एक साथ उतरे हैं। उसका कारण ऐसा है कि मैं वार्ड क्रमांक 23 से खड़ा रहने ही वाला था, तो कंफर्म था। तो मैंने मेरी वाइफ का डमी फॉर्म भरा था। डमी फॉर्म सबके लिए भरे गए, जैसे प्रवीण नलावड़े के लिए डमी फॉर्म भरा था राजेंद्र कामली ने, फिर इनके लिए ऐसे उन्होंने सबने डमी फॉर्म भरे। तो डमी फॉर्म इसके लिए भरा क्योंकि मेरे ऊपर अभी तक गुनाह साबित नहीं हुए, ऐसे धर्म के लिए लड़े हुए 3 FIR है, 3 FIR अभी तक साबित नहीं हुए, तो वो शायद उस कारण से मेरा फॉर्म डिस्क्वालीफाई करेंगे, ऐसा मुझे लगा था। इसलिए मैंने बैकअप के लिए मेरी वाइफ का प्लान रखा था, क्योंकि लालू आए चाहे राबड़ी आए, लालू ही शासन करेंगे, ये मेरी विचारधारा है, काम तो हमें ही करना है। तो उस हिसाब से तो बाद में देखा कि ए मतलब ओबीसी वुमन, बी मतलब ओबीसी ओपन, ओपन मतलब उसमें लेडीज जेंट्स कोई भी ओबीसी से खड़ा हो सकता है, सी मतलब ओपन वुमन और डी मतलब ओपन मैन। मैं बोला अरे यार, अगर सी में ओपन वुमन है तो ऋतुजा तू भी भर पर्चा, तो ऋतुजा का भी पर्चा भरा। ये देखो, ये ऋतुजा का घोषणा पत्र है, उसका भी घोषणा पत्र बनाया मैंने मराठी में, मेरा घोषणा पत्र हिंदी में। तो इस प्रकार से हम दोनों का घोषणा पत्र तैयार है और दोनों के मुद्दे अलग अलग है। कॉपी पेस्ट का धंधा हम नहीं करते, ठीक है, और पार्टी के उच्च अधिकारी के भरोसे हम चुनाव नहीं लड़ते। हम अपने स्व हिम्मत पे, खुद की हिम्मत पे लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं दो ही चीज हो सकता है, या तो हेमंत जीतेगा या तो हेमंत सीखेगा। हेमंत को हारना कभी आया नहीं। मतलब सीखेगा, मतलब आगे की भी तैयारी आपकी चालू रहे। यस यस यस, मैं अभी भी आपको इसी इलेक्शन के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अभी मैं भले ही नगर सेवक के लिए खड़ा हूं, मैं आने वाले समय में आमदार और खासदार के लिए भी कोशिश करूंगा। खासदार आमदार के लिए भी यस यस यस। आप अपने वोटरों को क्या कहना चाहते मैं हैं? वोटरों को यही कहूंगा कि ये चुनाव जो है ना भाई, नुक्कड़ का चुनाव है। नुक्कड़ का चुनाव मतलब पार्टी पक्ष सिंबल देख के मत करो। वो आदमी जो आपके दरवाजे पे आता है उसका ऐसा कॉलर पकड़ो, भाई तूने अभी तक कितना पत्र दिया है, अभी तक कितना काम किया है वो हमको बता, पत्र व्यवहार बता, काम बता। क्योंकि ये जो अभी आपको थोबड़ा दिखाने को जितने भी आएंगे वो सब पार्ट टाइम कर रहे हैं। कोई किधर ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, कोई किधर छोटा मोटा धंधा कर रहा है और वो सोचता है पार्ट टाइम नगर सेवकी करूंगा 25,000 रुपया महीना आएगा। भाई 25,000 रुपया महीना आने के लिए आदमी 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, 2 करोड़ खर्चा कर रहा है, 3 करोड़ खर्चा कर रहा है, 25 लाख खर्चा कर रहा है। पर मेरे पास इतने लाख है नहीं, जितना जरूरत है उतना खर्चा करूंगा और मैं जीतूंगा। क्योंकि एक बात याद रखो, ये एक इन्वेस्टमेंट है। जो आदमी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्चा करेगा, उसका पहला लक्ष्य यही होगा, भाई मैंने जो पैसा घुसाया है वो निकालूं कैसे। तो उसके लिए वो पहले खुद का पेट भरेगा, बाद में फिर जनता की सेवा होगी नहीं होगी वो बात की बात है। जो अभी हो रहा है इसी परिवर्तन में आप देख रहे हो। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हाँ
जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में किया है, हम्म क्या वो उचित था? देखो, मैं ये चीज में आपको केवल भारतीय जनता पार्टी पे सारे दोष मढ़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये चीज बहुजन विकास आघाड़ी में भी हुई है, ये चीज मनसे में भी हुई है, ये चीज शिवसेना में भी हुई है और हर एक पार्टी में हुई है। अब ये सेटलमेंट पैसे के लिए हुआ है या किसी दूसरे कारण से हुआ है, मुझे नहीं पता किस प्रकार का दबाव इनके ऊपर आया है, क्योंकि मैं मनसे का कार्यकर्ता हूं। फिलहाल मनसे में मेरा आखिरी पार्टी है और मनसे मेरी जिंदगी की आखिरी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, ऐसा मैं धारण करता हूं, मानता हूं। हाँ, मगर मनसे अगर मुझे निकालेगा ना तो मुझे दूसरा देखना पड़ेगा। हेमंत ऐसा बंदा है जो शांत बैठेगा नहीं, तो मनसे निकालेगा तो मैं किधर तो जाऊंगा, मगर अगर मनसे मुझे नहीं निकालेगा तो मनसे के साथ हमेशा रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मगर अगर मनसे ऐसा सोचे इसको निकालेगा तो पॉलिटिक्स से बाहर होएगा, तो पॉलिटिक्स से बाहर हेमंत जाने वाला नहीं है। तो कहने की बात यह है कि हर एक के मन में खटास है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुराने कार्यकर्ताओं को उनके कार्य करने देख के उनको निकालना अनुचित है। बहुजन विकास आघाड़ी से बहुत सारे बीजेपी में गए, बीजेपी से बहुजन में गए, कोई कोई लोग अपक्ष खड़े हो गए क्योंकि उनको लड्डू लास्ट मोमेंट तक दे रहे थे। मेरे पास ऐसे 4-5 उदाहरण जो मेरे खास करीबी थे, उनको ऐसा लटका दिया, बहुत बुरा लगा मेरे को। रात तक उनको 11 साढ़े 11 तक लटका के रखा, एन मौके बोलते नहीं मिलेगा, बहुत जन को ऐसा किया।